हाय गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस साल के जो नोबेल प्राइज है साल 2022 के लिए वो अनाउंस हो चुके हैं। और इस बार का जो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन है वो दिया गया है सवांते पाबो को। तो ये हमारे साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सवांते पाबो का जो वर्क है उसके थ्रू हमें पता लगता है कि कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है और ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स हैं जिन्हें हम होमोनाइंस बोलते हैं, उनका जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है वो भी डेवलप करने में मदद मिलती है। सो इनके वर्क के बारे में और जानने से पहले हम एक सवाल देखते हैं जो यूपीएससी ने साल 2019 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा था। तो सवाल कुछ इस प्रकार था: द वर्ड डेनिसोवियन इज समटाइम मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। तो फर्स्ट था फॉसिल ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर, सेकेंड ऑप्शन था एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, थर्ड अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड फोर्थ ऑप्शन वाज जियोलॉजिकल पीरियड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हिस्ट्री। ठीक है। सो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो इट्स ग्रेट, बट अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। सो आगे चलते हैं अभी के लिए। सो पाबो का जो वर्क है उससे हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में मिलती है, जैसे कि ह्यूमन कहाँ से इवॉल्व हुए, कहाँ से आए थे। ठीक है, मॉडर्न यानी जो होमोसेपियन है वो कहाँ से आए थे। नेक्स्ट, हमारे से जो पहले जो स्पीशीज थी जिन्हें हम होमोनाइंस के नाम से बुला रहे हैं वो हमसे कैसे रिलेटेड है। और लास्टली, जो डिफरेंट होमोनाइड या एंसेस्टर्स थे वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। सो अगर हम बात करें सवांते पावो की तो वो एक एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ठीक है। अ, उनसे पहले जो हम ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के एवोल्यूशन को, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग स्केलेटन जो सिस्टम है दो स्पीशीज का उनको कंपेयर करते थे टू अंडरस्टैंड कि क्या वो जो दो स्पीशीज है उनके बीच में कोई कॉमनैलिटी है या उनमें कोई कॉमन एंसेस्ट्री वो लोग शेयर कर रहे हैं क्या। तो ये सब सवाल हम लोग स्केलेटन सिस्टम से पता लगाते थे। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो ऐसा बोला जाता है कि वो प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं। प्राइमेट्स मतलब जो एप प्रजाति होती है। ठीक है। जैसे कि चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला या ओरेंगोटैंग। ठीक है। तो इनसे माना जाता है कि ह्यूमन जो है ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़े, जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस। ठीक है। फिर निएंडरथल भी देखते हैं हम लोग एक स्पीशीज, और फिर लास्टली या जो अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है होमोसेपियंस। ठीक है। सो इशू ये हो रहा था ट्रेडिशनल सिस्टम में कई बार दो स्पीशीज सिमिलर लगती थी बिकॉज ऑफ देयर स्केलेटल सिस्टम, लेकिन उनके फंक्शन टोटली डिफरेंट थे या उनके अंदर कोई लिंकेज नहीं था, मतलब कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं था या कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं था। तो इस इशू को प्लग इन करने के लिए या जो ये जो लूप होल है इस सिस्टम के अंदर उसको प्लग इन करने के लिए हमने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। ठीक है। अब हम डीएनए को भी कंपेयर करते हैं दो स्पीशीज के टू एक्चुअली फाइंड आउट कि क्या उनमें कोई कॉमनैलिटी थी कि नहीं थी। ठीक है। सो जैसा कि आप जानते हो फोरेंसिक्स के अंदर जैसे कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है वहां पे डीएनए सैंपल उठाए जाते हैं, कंपेयर किया जाता है। ठीक है। सस्पेक्ट का और जो क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है उसको, लेकिन वो जो डीएनए है वो काफी फ्रेश होता है। ठीक है। तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो या उस सैंपल में से डीएनए के सीक्वेंस को निकाल सकते हो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम एंशियंट सैंपल्स की बात करें जो शायद लाखों या हजारों साल पुराने थे, तो ऐसे स्पेसिमेन या ऐसे सैंपल्स के केस में डीएनए जो है वो डिग्रेड होने लग जाता है। इसीलिए जो भी एंशियंट रेलिक्स है इस पे से डीएनए निकालना बहुत मुश्किल काम था, इवन इम्पॉसिबल था। बट सवांते पाबो के वर्क के थ्रू हम लोग एंशियंट डीएनए को सक्सेसफुली निकाल पा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, इन्होंने अपने वर्क के थ्रू सक्सेसफुली डीएनए निकाला था फ्रॉम निएंडरथल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो निएंडरथल बेसिकली होमोसेपियंस के एंसेस्टर्स बोल सकते हो। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमन सेल के अंदर दो जगह आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो मदर और फादर के जो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस में वो चीज मिलती है। ठीक है। और दूसरी जगह आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पे जो जेनेटिक सीक्वेंस आता है वो आपके बॉडी की फिजियोलॉजी को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है। आपकी जो
हेयर का कलर है, ठीक है, और सॉरी, आपके जो हेयर का कलर है और जो आईज का कलर है वो डिफाइन होता है आपके जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो केवल मदर से मिलता है, वो आपकी फिजियोलॉजी को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पे सवांतो पाबो ने निएंडरटल जो स्पेसिमेन है उसके किसी एक सेल के अंदर से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको सक्सेसफुली रिट्रीव किया या उसको सीक्वेंस कर लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस डीएनए सीक्वेंसिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम दो स्पीशीज को, तो अगर हम ह्यूमन का, मॉडर्न ह्यूमन का जो डीएनए है वो चिंपैंजी से कंपेयर करें तो हमारा जो वेरिएशन है केवल 2% का है, ठीक है, या नियर अबाउट 2% का है। वहीं अगर दो ह्यूमंस के बीच में हम कंपैरिजन करें जेनेटिक या डीएनए सीक्वेंस का, तो विल फाइंड के वेरिएशन जो है केवल 0.1% या उससे लेस ही रहता है, ठीक है, दो ह्यूमंस के बीच में जेनेटिक वेरिएशन। सो इसी वेरिएशन के मदद से आप पता लगा सकते हो कि दो स्पीशीज रिलेटेड हैं कि नहीं है, ठीक है। जितना कम ये वेरिएशन होगा उतना ज्यादा उनके बीच में इंटर रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है बिहाइंड जेनेटिक सीक्वेंसिंग इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सो हमने जैसे अभी बात किया निएंडरटल की, तो हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि निएंडरटल जो है वो क्या कैसे डिफरेंस है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो कि हाइट के अंदर निएंडरटल जो थे वो थोड़े छोटे थे, उनके लिम्स यानी हाथ और पांव भी छोटे थे, जो ब्रेन का साइज था वो भी छोटा था, ठीक है। ऑल्दो वो थोड़े मस्कुलर थे मॉडर्न मेन से, बट ये सब कुछ फीचर थे जो आपको ब्रॉडली देखने से ही पता लग जाएगा, ठीक है। सो अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मैप करने की कोशिश करें तो ये थोड़ा हिस्ट्री अनक्लियर है, बट ऐसा माना जाता है कि होमोसेपियन जो है वो अफ्रीका में डेवलप हुए थे, ठीक है। जो मॉडर्न ह्यूमन है वो अफ्रीका में डेवलप हुआ था एंड वहां से फिर वो स्प्रेड करने लग गए थे, ठीक है। अराउंड 8 लाख ईयर्स अगो डेनिसोवियन या निएंडरटल के एक कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे जो अफ्रीका से पहले मूव आउट कर गए थे बिफोर द होमोसेपियंस, और बाद में कुछ 6 लाख साल पहले उनके अंदर भी एक म्यूटेशन आया। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन डीएनए, ठीक है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स के, जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है उसमें कोई एरर आ गया, या ज्योग्राफी की वजह से कोई म्यूटेशन आ गया, या फिर कोई रेडिएशन की वजह से कोई म्यूटेशन आ गया, जिसके चलते हम देखते हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज डेवलप हो गए, डेनिसोवियंस और निएंडरटल्स, ठीक है। तो निएंडरटल्स जो थे वो यूरोपियन साइड में थे, ठीक है, और डेनिसोवियन जो है वो एशियन और पैसिफिक साइड में थे, ठीक है। मैप के थ्रू हम आगे भी इसको देखेंगे। इनिशियली ये जो इनके एंसेस्टर्स थे ये यूरेशिया की तरफ निकल गए थे, ठीक है, फ्रॉम अफ्रीका। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये मूव कर गए, ठीक है। तो होमोसेपियंस तो हम प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है ही। निएंडरटल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्ट खत्म ही हो चुके हैं, लेकिन उनके हमारे पास बहुत सारे स्पेसिमेन मिले हैं, ठीक है। अक्रॉस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज में इनके स्पेसिमेन हमें मिलते रहे हैं और मिल भी रहे हैं अभी भी। लेकिन डेनिसोवियन जो है इसमें हमारे पास कोई ऐसा कंप्लीट स्पेसिमेन नहीं है। अभी तक जो हमें सैंपल्स मिले हैं वो एक बहुत छोटा एक फिंगर बोन मिला है, एक आध कोई टीथ मिला है, ठीक है, इन तिब्बत, और जो फिंगर बोन मिला है वो साइबेरिया वगैरह में मिला है। आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे। सो डेनिसोवियन के साथ इशू ये है कि हमारे पास उनका कोई एक कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम नहीं है। तो स्केलेटल सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम नहीं पता लगा सकते कि ये जो बोन या ये जो स्पेसिमेन हमें मिला है ये निएंडरटल का था या होमोसेपियन का था या कोई टोटली डिफरेंट स्पीशीज था। यहीं पे सवांतो पाबो का जो वर्क है वो काम आता है हमारे, ठीक है। तो आगे देखते थोड़ा सा। सवांतो पाबो ने सबसे पहले तो निएंडरटल डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, जो हमने शुरू में बात किया माइटोकॉन्ड्रिया से वो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, और फिर हमने उसे होमोसेपियंस के साथ कंपेयर किया। हमने पाया कि इसमें वेरिएशन है, जिसके थ्रू ये कंफर्म हो गया कि ये डिफरेंट स्पीशीज थी। ऑल्दो बाद में डेनिसोवियन का जो डीएनए है वो भी हमें सवांतो पाबो के वर्क से ही मिला, ठीक है। वो छोटा सा एक फिंगर बोन का जो स्पेसिमेन था उसमें से वो सक्सेसफुली रिट्राइव कर पाए थे जेनेटिक मटेरियल को, और फिर जब कंपेयर किया गया तो ना तो वो निएंडरटल जैसा निकला और ना ही वो होमोसेपियंस जैसा निकला। यानी ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि ये जो स्पेसिमेन अब हमें मिला है वो टोटली डिफरेंट है। तो डेनिसोवियन ये जो स्पेसिमेन है इसके बारे में हमें पता ही ऑलमोस्ट 2000
10 के आसपास पता लगा था, ठीक है। तो सबसे रिसेंट इसके अंदर डेनिसोवियन है, इसीलिए प्रॉब्लली ये सवाल यूपीएससी ने पूछा भी था इसी के बारे में। नेक्स्ट, तो इन्होंने कंपेयर जब किया निएंडरथल जीनोम को, ठीक है, और बाकी जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन स्पीशीज है उससे कंपेयर किया, तो उन्हें पता लगा कि होमो सेपियंस और ये जो निएंडरथल डीएनए है इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिस्टिंक्शन भी है। तो टाइम पीरियड इन्होंने रफली ये लगाया कि 4 लाख या 8 लाख साल के बीच के अंदर जो निएंडरथल थे वो मूव आउट कर गए थे टुवर्ड्स यूरेशिया, ठीक है, फ्रॉम अफ्रीका। एंड बाद में होमोसेपियन जो है धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू किए आउट ऑफ अफ्रीका ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 ईयर्स अगो। एंड मूव आउट किए तो आपस में इनमें इंटरैक्शन हुआ तो इंटरब्रीडिंग भी हुआ इनके बीच में, ठीक है। तो इंटरब्रीडिंग की वजह से इनके डीएनए जो है वो मिक्सिंग हो गए, ठीक है। इसीलिए आज भी प्रेजेंटली अगर हम यूरोपियन या एशियन डिसेंट के लोगों के डीएनए चेक करेंगे तो विल फाइंड कि उनके डीएनए में एट एन एवरेज 2% तक हमें निएंडरथल डीएनए देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो सवांतो पापो के वर्क से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने बात किया कि 2008 में एक साइबेरिया के अंदर एक केव थी, ठीक है, डेनिसोवा नाम से। डेनिसोवा केव के अंदर हमें ये जो एक फिंगर बोन है वो मिलता है, और उस फिंगर बोन का जो डीएनए सीक्वेंसिंग करता है पाबो की टीम जो है, तब पता लगता है कि ये तो टोटली डिफरेंट स्पीशीज है। और उस केव के नाम से ये डेनिसोवन केव, डेनिसोवन जो है होमोनाइन नाम पड़ता है, ठीक है। तो ये एक टोटली डिफरेंट स्पीशीज थी, इसीलिए इसको एक टोटली डिफरेंट नाम दिया गया, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ एक सैंपल मिला था, बट बाद में अब आगे जाके हमें तिब्बत वगैरह से भी कुछ और डेनिसोवन स्पेसिमेंस मिलते हैं, लेकिन अगेन एक कंप्लीट स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो हमें नहीं मिल पाता है जैसा हमें निएंडरथल के केस में मिल रखा है, ठीक है। सो वो एक इशू रहता है। लेकिन फर्दर जब एनालिसिस इसका भी किया गया डेनिसोवन डीएनए का, तो हमने पाया कि साउथ पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज है जैसे कि इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, यहाँ के जो लोग हैं इनमें 6% तक डेनिसोवन डीएनए मिलता है, ठीक है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो पाबो की वर्क से हमें पता लगती है, ठीक है। सो ये है वो स्मॉल बोन फ्रेगमेंट जो हमें डेनिसोवा केव से मिला था, ठीक है। सो आप समझ सकते हो ट्रेडिशनल सिस्टम से हम शायद पता ही नहीं लगा पाते कि ये बोन जो है वो किसी दूसरी स्पीशीज का है या वो निएंडरथल या होमोसेपियंस का है ही नहीं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमें पता लग पाया कि ये टोटली डिफरेंट स्पीशीज का ये डीएनए था, ठीक है, या बोन फ्रेगमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो डेनिसोवंस या निएंडरथल्स और होमोसेपियंस ये ऑल्दो डिफरेंट ज्योग्राफीज में रह रहे थे, लेकिन इनके बीच में इंटरेक्शन भी हो रहा था, ठीक है। यानी ये को एग्जिस्ट कर रहे थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इसीलिए हमें इनके बीच में इंटरब्रीडिंग देखने को मिलती है। यही कारण है कि हमें अक्रॉस द वर्ल्ड निएंडरथल डीएनए भी देखने को मिल रहा है, डेनिसोवन डीएनए भी देखने को मिल रहा है, इवन दो ये जो स्पीशीज है ये शायद एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो मैप के थ्रू इसको आप और सब बेटर समझ सकते हो। तो यहाँ से आप देखना होमोसेपियंस, ठीक है, माना जाता है कि होमोसेपियंस का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से हुआ और फिर वो आगे मूव ऑन कर गए, ठीक है। तो यहाँ से निएंडरथल पहले ही मूव आउट कर गए थे यूरोप के अंदर। डेनिसोवन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया या एशिया की तरफ मूव ऑन कर गए थे, और आपस में इनमें इंटरब्रीडिंग हो रहा था, ठीक है। सो ये मैप के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है पाबो के वर्क की, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो समझने में हमें हेल्प कर ही रहा है इनका वर्क। साथ ही साथ हमने एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये देखी कि थ्रू इस डिस्कवरी वी कैन अंडरस्टैंड दैट वन जीन इनहेरिटेड फ्रॉम डेनिसोवियंस हेल्प द प्रेजेंट डे तिब्बतियंस सर्वाइव हाई एल्टीट्यूड विद लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है डेनिसोवन का, बट माना जा रहा है कि उनकी हाइट छोटी थी, ठीक है। तो हाइट छोटे होने से एक एडवांटेज क्या होता है कि आपका जो बॉडी हीट है वो कम रिलीज होता है, ठीक है। मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी तेजी से हीट लूज होगी। इसीलिए आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपको लंबे कद काठी के लोग नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज जितना लंबा आदमी होगा उतना ज्यादा ही वो जोग्राफिकली अनसूटेड होगा, ठीक है। सो माना जा रहा है कि डेनिसोवियन डीएनए ही है जो
तिब्बतियंस को हेल्प कर रहा है कि वो हाई एल्टीट्यूड पे लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में भी इजीली सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अभी रिसेंटली हमने कोविड-19 के अंदर भी कुछ रिसर्च देखी जिसके अंदर ऐसा माना जा रहा था कि निएंडरथल जो डीएनए है वो कोविड-19 से बेटर वायरस से बेटर तरीके से लड़ पा रहा है। ठीक है, इस सब की बहुत सारी रिसर्च थी। तो इसके पोटेंशियल मेडिकल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं इन सब जीन्स के, वो भी हमें जानने में हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो बेसिक फिजियोलॉजी है यानी हमारी बॉडी फंक्शनिंग है या जो वर्किंग है या जो पूरा सिस्टम है वो भी जानने में हमें पाबो के वर्क से हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो आई होप अब ये प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर था बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। ठीक है, सो अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा तो do consider subscribing to this channel and share with your fellow aspirants. So that's it for today. Thank you. Bye bye. See ya.